हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। आप पेज नंबर 7 पर हैं एनसीईआरटी में और रीड करेंगे बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। बाबू हमने सबसे पहले बात करी थी कि पूरी इंडियन इकॉनमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी, आज इंडस्ट्री सेक्टर की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बेटा फॉरेन ट्रेड की बात करनी है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करनी है और बहुत सारी चीज़ों की बात करनी है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये चीज़ें कैसी थी। ठीक है जी बाबू, इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे पहले रीड करेंगे एनसीईआरटी से, फिर समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिव है, वो भी पढ़नी है हमारे को। चलो जी बेटा रीड करता हूँ मैं। कहता है एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल even as the country's world famous handicraft industry declined, no corresponding modern industry base was allowed to come up to take pride of the place so longer enjoyed by the farmer। बेटा सामने देखना मेरी तरफ 2 मिनट के लिए। बाबू हमारे पास 3 तरीके की इंडस्ट्री होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। ऐसे ही होता है बेटा। प्यार से मैं बेटा प्राइमरी को बोलता हूं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सेकेंडरी को बोलता हूं बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और बेटा टर्शरी को बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। ये इनके प्यारे प्यारे नाम है बेटा। तो कह रहा है जैसे एग्रीकल्चर के हाल खराब थे ना, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग के भी हाल खराब थे। कह रहा हुआ क्या, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल खत्म हो गया और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की जगह कोई और मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं आ पाई। ठीक है ना, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडिया की प्राइड था बेटा। ठीक है ना, पूरी दुनिया में ऐसा हैंडीक्राफ्ट कहीं पर भी नहीं था बेटा। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडिया की प्राइड था। कहता है वो प्राइड कोई और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं ले पाई। इसने ये बोला अभी तक। समझ आई बात? बढ़े आगे चलो। कहता है द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी इज सिस्टमैटिकली डी-इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वाज टू-फोल्ड। बेटा वर्ड अंडरलाइन कर लो बेटा। द प्राइमरी मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। बेटा इंडस्ट्रियलाइजिंग मतलब, इधर देखना, इंडस्ट्रियलाइजिंग मतलब इंडस्ट्रीज लगाना, और ये क्या लिखा हुआ है, डी इंडस्ट्रियलाइजिंग। बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इंडिया से इंडस्ट्री खत्म कर रही थी और उसका ऑब्जेक्टिव टू-फोल्ड था। टू-फोल्ड ऑब्जेक्टिव था, यानी कि उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। इंडस्ट्री खत्म करने के 2 ऑब्जेक्टिव थे। कौन कौन से पढ़ते हैं। कहता है द इंटेंशन वाज फर्स्ट टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटीरियल for the upcoming modern industry in Britain, and second to turn India into a sprawling market for the finished product of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country Britain। बेटा कह रहा इंडिया में आप डी इंडस्ट्रियलाइजिंग कर रहे थे 2 ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला ऑब्जेक्टिव है इंडिया को सिर्फ एक्सपोर्टर बना के रखना रॉ मटेरियल का। इंडिया से सारा रॉ मटेरियल आप एक्सपोर्ट करे जा रहे थे ब्रिटेन को। और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका था क्या, इंडिया को इंपोर्टर बना के रखना फिनिश गुड्स का। ब्रिटेन से आप फिनिश गुड्स इंपोर्ट करके दोबारा इंडिया में खरीद लेते थे बेटा। इससे हो क्या रहा था बेटा, ब्रिटेन की डेवलपमेंट हो रही थी और इंडिया बैकवर्ड हो रहा था। देखो बेटा बैकवर्डनेस की निशानी होती है अगर कोई देश अपने रॉ मटेरियल बाहर भेज रहा है ना, तो इससे बड़ा बैकवर्डनेस कुछ हो नहीं सकता। आप रॉ मटेरियल बाहर भेज रहे हो और बेटा फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, तो यानी कि आपके देश में कोई इंडस्ट्री नहीं थी जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना सके। सारी तबाह कर दी थी बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, और इंडिया को बैकवर्ड बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। ये थी उनकी इंटेंशन। बढ़ो आगे। इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनेरियो द डेक्लाइन ऑफ इंडिजीनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज
created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market which was now deprived of the supply of the local made goods. कह रहा है ऐसे इकोनॉमिक सिनेरियो में हो पता है क्या रहा था, एक तो इंडिजीनस हैंडीक्राफ्ट की डिमांड खत्म हो गई. इंडिजीनस मतलब लोकली अवेलेबल, इंडिजीनस का मतलब होता है जो लोकल लेवल पे बन रहे हैं. इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की डिमांड खत्म होगी जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भर भर के हो गया इंडिया में. एक तो ये काम हो गया गड़बड़. दूसरी बात पता है क्या हुई, इंडिया में एक ऐसी नई क्लास इमर्ज हो गई बेटा जो ब्रिटिश कल्चर से बड़ी इंप्रेस थी और उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी ब्रिटिश प्रोडक्ट की. सर सुन लो इंडिया की हालत क्या हो गई है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो आई गया. इंडिया में एक नई क्लास इमर्ज हो गई जो बेटा ब्रिटिश कल्चर से बड़ी इंप्रेस है और उनके प्रोडक्ट की डिमांड कर रही है हमारे प्रोडक्ट की छोड़ के. ठीक है जी, बढ़ना आगे बेटा. दिस डिमांड वाज प्रॉफिटेबल मेट बाय द इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. कहता है ये जो नई डिमांड आ रही थी बेटा वो कैसे मेट कर रहे थे आप, ब्रिटेन से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके सस्ते प्रोडक्ट बेच रहे थे बेटा इंडियंस को. तो बेटा ब्रिटेन की तरक्की होनी शुरू हो गई और इंडिया का बेटा डिके होना स्टार्ट हो गया. चलो जी नेक्स्ट पैराग्राफ. ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century modern industry began to take root in India but its progress remained very slow. बेटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, बेटा 19th century कब से कब होगी, सेकेंड हाफ. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ना. बाबू कह रहा है सेकेंड हाफ में 19th century के तरक्की होनी शुरू हो गई बेटा. ठीक है ना, इंडस्ट्रीज की, लेकिन उसकी प्रोग्रेस बड़ी स्लो थी. इनिशियली दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स. बेटा कहता है प्रोग्रेस बड़ी स्लो थी लेकिन इनिशियली शुरुआत हुई थी दो बेटा प्रोडक्ट के साथ, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल. अंडरलाइन द वर्ड कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल. अभी आज एमसीक्यू लिख कर आया हूं इसके ऊपर, बोर्ड में तैयार रहना. एक एक लाइन बेटा वॉट लगाती है. पूछेगा इनिशियली जो सेकेंड हाफ था 19th century का उसमें कौन कौन से इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, सिर्फ यही दो एग्जिस्ट करती थी, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स. आगे बढ़ना बेटा. द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस were located in the western part of the country, namely Maharashtra and Gujarat, while the jute mill dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal. बेटा कॉटन मिल्स को कौन चला रहा है, इंडियन. जूट मिल्स को फॉरेनर. कॉटन मिल्स गुजरात और महाराष्ट्र में चल रही हैं, जूट मिल्स कहाँ चल रही हैं बेटा, बंगाल में चल रही हैं, जो उस टाइम इंडिया का पार्ट होता था, आज की तारीख में बांग्लादेश का पार्ट है. ढाका हुई है ना पहले बात इसकी, संभाल लोगे बेटा अभी तक इतनी बात. और आपको बता दूं अगर फिर भी भूलने लगो तो याद कैसे करना है. सर आज भी कॉटन मिल्स सबसे ज्यादा गुजरात में, सूरत. तो पहले की तो बात ही ना करो, ये वहीं से शुरू हुआ है बेटा और आज तक खत्म नहीं हुआ. कॉटन मिल्स पहले वहां लगी थी बेटा, उसकी वजह से आज तक वहीं है. याद रह जाएगा, अब तो गुजरात में है, भूलोगे तो नहीं ना. चलो आगे बढ़ना बेटा. Subsequently, the steel, iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. The Tata Iron and Steel Company TISCO was incorporated in 1907. A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. बेटा इनिशियली क्या आया था, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री, उसके बाद बोलता है धीरे धीरे टिस्को बनी. बेटा ये याद रखनी है, टिस्को. टिस्को बनी 1907 में. टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन. और बेटा इसके साथ साथ कुछ पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री बनी. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ना बेटा. हाउ एवर देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. बेटा कहता है इंडिया में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ला सकती थी. मेरी तरफ देखना एक मिनट. सर अगर कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती, कैपिटल गुड्स समझते हो बेटा,
कैपिटल गुड्स मतलब मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री। अगर कोई मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री होती तो वो क्या करती, मशीनें बनाती, और बेटा नई नई जो इंडस्ट्री लग रही होती उनको मशीनें सप्लाई कर देती बेटा। तो कहीं ना कहीं बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता। इन्होंने बोला इंडिया में एक भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, एक भी ऐसी कंपनी नहीं थी, एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो मशीन बनाकर दे सके, और कोई मशीन बना के दे नहीं रहा था तो फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रहा था। समझ में आया क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था? चलो जी आगे बढ़ो। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स which are in turn used for producing article for the current consumption. The establishment of a few manufacturing unit here and there was no substitute to the near wholesale dispatchment of the country's traditional handicraft industry. कहता है देखो कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सके, और थोड़ी बहुत ही इंडस्ट्री बन जाने से ना ऐसा नहीं होता कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। हैंडीक्राफ्ट अलग खत्म हुआ, अगर थोड़ी बहुत ही पेपर शुगर सीमेंट इंडस्ट्री लग भी गई थी वो हैंडीक्राफ्ट के बराबर भी नहीं थी। तो बेटा हैंडीक्राफ्ट तो गवाया ही गवाया, नई कोई इंडस्ट्री लगा नहीं पाए। पढ़ना आगे। फर्दर मोर द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी और जीवीए रिमेन्ड वेरी स्लो। कह रहे जो नई इंडस्ट्री थी उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, यानी कि हैंडीक्राफ्ट का इससे तो ज़्यादा था बेटा। आप हैंडीक्राफ्ट को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाए। आगे बढ़ना बेटा। कहता है अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर was very limited area of operation of the public sector. This sector remained confined only to the railways, power generation, communication, ports and some other departmental undertaking. बाबू बोल रहा है जो नई इंडस्ट्री लगी उसका एक और ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? उसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंगेज था। पब्लिक सेक्टर मतलब सिर्फ सरकार, और बेटा कुछ ही इंडस्ट्री में थी सरकार। पोर्ट्स बना रही थी सरकार, रेलवेज, पावर जनरेशन, बस ये काम हो रहा था। यानी कि पब्लिक सेक्टर ही कूदा हुआ था खाली, प्राइवेट सेक्टर तो होता ही नहीं था भाई, पैसे नहीं होते थे किसी के पास। 230 रुपये हमारी पर कैपिटा इनकम थी बेटा, तो क्या आपको लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे हम? ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर कूदा हुआ था सिर्फ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का रोल कन्फाइंड था टू द रेलवेज, टू द रोड्स, टू द एयरपोर्ट्स, टू द पोर्ट्स, बस खत्म, और कुछ ही नहीं था। क्लियर बात? अभी आपको बता देता हूं बेटा मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ा क्या। मैंने ना सिर्फ दो ही चीजें पढ़ी हैं बेटा, इधर देखना मेरी तरफ। अगर मैं हेडिंग लिखवाऊं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मुझे ना दो बड़े बड़े टॉपिक लिखवाने हैं। एक तो बेटा लिखवाना है नोशनल ग्रोथ या ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, कि मॉडर्न इंडस्ट्री की कोई ग्रोथ नहीं थी। इसमें बता देता हूं 3 से 4 पॉइंट बनाऊंगा मैं, सुनना। इनिशियली सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में दो इंडस्ट्री लगी, एक कॉटन और एक जूट। कॉटन लगी थी बेटा गुजरात एंड महाराष्ट्र में, जूट लगी थी बेटा बंगाल में। पहला पॉइंट हो गया मॉडर्न इंडस्ट्री पर। फिर 1907 में एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आया बेटा जिसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत ही शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री आ गई। देयर वर नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू फर्दर प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है ना बेटा, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज promoted by the public sector, but public sector is confined only to the railways, to the ports, to the जो भी roads etc. खत्म। 4 पॉइंट मॉडर्न इंडस्ट्री के ऊपर कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन था बेटा। दूसरी बात, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट खत्म हुआ। आपको भी पता होगा, इसने 2 पैराग्राफ इस पर बोले हुए हैं बेटा, लेकिन कोई काम की बात नहीं करी। मैं इसको तरीके से लिखवाऊंगा कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट खत्म क्यों हुआ। समझ में आई? तो मैं अभी टॉपिक लिखूंगा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले 2 एरो बनाऊंगा, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक मतलब होता है नोशनल ग्रोथ, कि ना के बराबर ग्रोथ थी। ठीक है ना। और बेटा दूसरा एरो बनाऊंगा डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। यहाँ 4 पॉइंट लिखूंगा जो मैंने अभी पढ़े हैं बेटा। ठीक है। और बेटा डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट एनसीईआरटी में ढंग से नहीं दिया भाई, ये मैं लिखवाऊंगा।
ठीक है ना, मुझे पता है कौन सी चीज यहां से उठानी है और कौन सी बाहर से उठानी है, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में ये भी आता है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, चलो मेरे साथ साथ टॉपिक लिखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा आज मैं ना बोर्ड पे लिख रहा हूं, मुझसे बोला नहीं जा रहा, आप फटाफट से नोट डाउन करते चलो। सर ऐसे दो पार्ट कर लो इसके, इसको लिख लो ए, इसको लिख लो बी, ठीक है, और मैं ए को एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, अब मैं बी को नहीं कर रहा। आप अलग टॉपिक लिख लेना ए, मैं ए के ऊपर 4 पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, वहां तक लिखूंगा, ये मत कहना बी के पॉइंट है ये, मैं तो ए के पॉइंट लिख रहा हूं, बी का टॉपिक अलग बनाऊंगा। नोशनल, नोशनल मतलब होता है थोड़ी सी ग्रोथ थी बेटा, छोटी सी ग्रोथ। बेटा कॉटन के ऊपर ना ऐसे एरो करके लिख लेना गुजरात एंड महाराष्ट्र, और जूट के नीचे एरो करके कहीं पर भी जहां आपको स्पेस मिले। पॉइंट नंबर 1, बाकी 2 पॉइंट ऊपर लिखूंगा बेटा, फर्स्ट बुलेट, सेकंड बुलेट, थर्ड और फोर्थ ऊपर।
चलो जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री की मॉडर्न इंडस्ट्री के हालात क्या थे। वो नहीं होता, बाहर से लिया लिख। मैं बी टॉपिक लिखना शुरू कर रहा हूं, ए रब कर रहा हूं बेटा। आज सिर्फ लिखूंगा बेटा, समझाऊंगा कल, ठीक है। थोड़ा तेज तेज लिखना बेटा, मैं रब करूंगा इसके बाद बहुत जल्दी से। मैं बेटा ये पोर्शन रब कर रहा हूं।
फर्स्ट हेडिंग रब कर रहा हूं बेटा मैं। थर्ड हेडिंग लिख रहा हूं। 5 हेडिंग है, फर्स्ट लिख दी, सेकंड लिख दी, थर्ड लिख रहा हूं। बेटा सेकंड हेडिंग रब करके मैं फोर्थ हेडिंग की सेकंड बुलेट ऊपर लिख रहा हूं। थर्ड हेडिंग रब कर रहा हूं बेटा। बेटा हैं जी सर। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, कल समझेंगे इस टॉपिक को। बाय बाय।